मैं आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में पाठ 4 का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। पद्य खंड। उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। इसमें कवि ने किसान के दुखों का वर्णन किया है, क्योंकि उसकी संपत्ति और गायें सब नीलाम कर दी गई हैं। उसी का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या। किसान को अपनी उजली सफ़ेद गाय से अत्यंत स्नेह था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दोहने के लिए नहीं आने देती थी। उसकी आंखों के सामने आज भी गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार उजड़ गया है, परंतु उसे उसकी याद बरबस आती रहती है। विशेष इस प्रश्न शैली का प्रभावी बन पड़ा है। आंखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें दिखाई देती है। अगला पद्य खंड। बिना दबा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दो मुई, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। इस पद्य खंड में उस किसान की भूख से तड़पती हुई 2 दिन बाद बिटिया भी मर गई, उसी का वर्णन कवि ने किया है। व्याख्या। किसान की पत्नी दवा दारू के अभाव में ही मर गई। वह इतना फटे हाल था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी नहीं कर पाया। यह सोचकर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दूध पर आश्रित उसकी नन्ही बिटिया की समुचित देखभाल नहीं हो पाई, अतः उस बेचारी की भी अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार यातनाओं ने उसे घेर लिया। विशेष आंखों भरना मुहावरे का प्रयोग हुआ। इसमें अनुप्रास अलंकार है। लघु शब्दों के कारण कविता में प्रभाव तीव्र हो गया है। अगला पद्य खंड। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यप पतिघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसकी किसान की पुत्र वधू भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी का वर्णन कवि ने इस पद्य खंड में किया है। व्याख्या। उस किसान के घर में उसकी विधवा पुत्र वधू शेष बची रही थी। यद्यप उसे पतिघातिनी अर्थात पति की हत्या का कारण समझा जाता था, पर वह भाई इस घर की गृह लक्ष्मी के समान थी। उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलवाकर अपनी वासना से भ्रष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप वह लाज के मारे कुएं में कूदकर मर गई। बेचारा किसान अपना सर्वस्व खोकर लुट पिट कर नितांत अकेला रह गया। विशेष किसानों पर होने वाले पुलिस के अत्याचारों का बहुत ही दुखपूर्ण वर्णन हुआ है। करुण रस की अभिव्यक्त हुई है। पतोहू, लक्ष्मी, कोतवाल जैसे ग्रामीण अंचल से उठाए गए प्रश्न हैं। अगला पद्य खंड। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते पड़ती छाती। किसान का जवान बेटा खत्म हो गया, उसकी बहू भी खत्म हो गई। उसकी याद में कवि ने किसान कैसे तड़प रहा है, कवि ने इसी का वर्णन किया है। व्याख्या। पत्नी मरी तो मरी, उसका मरना उतना कष्ट कर नहीं था। वह तो पैर की जूती के समान तुच्छ होती है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के फटने पर दूसरी बदल ले, इसलिए वह किसान दूसरी पत्नी भी ला सकता था, परंतु जब उसे अपने जवान लड़के की हत्या हो जाने की याद आती है तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। उसका मन पीड़ित हो उठता है। वेदना के मारे उसकी छाती विदीर्ण हो जाती है। अतः जब वह अपने जवान पुत्र को ही नहीं बचा पाया तो दूसरी पत्नी को लाने की हिम्मत कैसे करता। उसकी दूसरी पत्नी लाने का साहस भी समाप्त हो गया। विशेष किसान पत्नी को पैर की जूती के समान समझता है। इस तथ्य का उद्घाटन हुआ है कि वे पुत्र को अधिक महत्व देते हैं। पुत्र उनके जीवन का आधार होता है। ता और जा की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अगला पद्य खंड। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गड़ व चित बनती की नौक सदस्य बन जाती। प्रसंग। किसान को कभी महाजनों ने, कभी सरकारी अफसरों ने, तो कभी दुर्भाग्य ने लूटा। उसका लुटा पिटा अतीत उसके लिए दुख का कारण बन गया है। व्याख्या। किसान जब अपने गत वैभव और सुख को याद करता है तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक भर आती है। उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्रवधू की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नजरें कहीं शून्य में गड़ी रह जाती है। उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है, तो वे स्वयं स्मृतियाँ उसके लिए दुखदायी बन जाती हैं। विशेष चितवन की उपमा तीखी नोक से दी गई है। अत्यंत सुंदर उपमा है। भाषा अत्यंत संक्षिप्त है। लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तुरंत शब्द का सौंदर्य देखते ही बनता है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर इसी पाठ के कल लिखवाएंगे।